कसूर फूल का तितली का और नखार का है, जो मसला है गुलिस्तां में इख्तिदार का है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका स्वागत है मिल्लत टाइम्स पर। मैं हूं उमैर आज़मी। आइए मुलाकात करते हैं आज पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब से और मौजूदा सियासत पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। स्वागत है अदीब साहब आपका। शुक्रिया शुक्रिया। पहला सवाल मेरा अदीब साहब ये है, आप काफ़ी दिनों से राजनीति में रहे और काफ़ी तजर्बात भी हैं, तो ये बताइए पहले की सियासत में और अब की सियासत में क्या फ़र्क, क्या बदलाव आया है? पहले की सियासत उन लोगों के हाथ में थी जो पढ़े लिखे थे, जिनको मुल्क से मोहब्बत थी, जो सांझी विरासत के माने जानते थे। हमने भी आज़ादी से पहले ग़ुलाम मुल्क में हमारी पैदाइश हुई। होश हमने संभाला तो मुल्क आज़ाद हो गया था। हम उस सोच से हमारा ख़ानदान वाबस्ता रहा जिसने ये कहा कि सांझी विरासत में रहना है, और वो पाकिस्तान या मुस्लिम मुल्क में जाने के बजाय वो उस हिंदुस्तान में आया जहाँ गांधी का तसव्वुर था और मौलाना आज़ाद और नेहरू की फ़िक्र थी जिससे हम लोग जुड़े थे। आज उम्र के आखिरी हिस्से में ऐसा लगता है कि सब धोखा था, क्योंकि आज की सियासत उन लोगों के पास है जो जाहिल मुतलक हैं, जिनको हिंदुस्तान का तसव्वुर ही नहीं है, जो नफ़रत की बुनियाद पर आज इस मुल्क में काबिज़ हैं। अफसोस की बात यह है कि एक बड़ा तबका सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की सियासत कर रहा है। इशूज़ की सियासत अब ख़त्म हो गई है। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह थी जहां बिल पास होते थे, सर जोड़ के मुदब्बिर और मुफक्किर बैठते थे, फिर कानून बनाते थे। आज ही अखबार में पढ़ा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा, रमन्ना ने, कि अब जो बिल बनते हैं वो जाहिल लोग बना रहे हैं, अब पढ़े लिखे लोग बिल नहीं बना रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको फैसला करने में मुश्किल हो रहा है। यानी आप सोचिए कि पार्लियामेंट में एक दिन बहस नहीं हुई और 20 बिल पास हो गए। इस हिंदुस्तान का तसव्वुर तो किसी ने किया ही नहीं था। आज जिन लोगों के पास हुकूमत है, ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के दलाल थे। इन्होंने सन 42 के मूवमेंट में भी किनारा कशी की। इन्होंने जितने भी मूवमेंट हुए सब में खामोशी अख्तियार रखी, और अब मौका जब मिला है तो इस मुल्क को तोड़ने पे जुट गए। कल बड़ा जश्न मनाया गया कि 75 साल हो गए आज़ादी के। मैं सोचता रहा, क्या वाकई जश्न मनाने का दिन है या मातम करने का दिन है? क्या उस मुल्क में जहां मज़लूमों को सड़क पे मारा जाए और कत्ल किया जाए और हुकूमत के मिनिस्टर उसको एजाज़ दें, उस मुल्क पर हम फ़ख्र करें या मातम करें? उस शहर पर जिस शहर में इंसान आज़ादी से घूमता है, हर चौराहे पर पुलिस की चौकी लगी हो, इंसानों को एक दूसरे से नफ़रत सिखाई जाती हो और जश्न मनाया जाता हो मज़लूमों को मारकर, उस मुल्क में हम आज़ादी की खुशियाँ मनाएं या अपने ख्वाबों को बर्बाद होने का मातम करें? ये मुल्क यकीनी तौर पर वो मुल्क नहीं है जिसका हमारे बुज़ुर्गों ने तसव्वुर किया था या हमने सोचा था। आज अगर ऐसे ही जश्न मनते रहे जैसे कल मनाया गया, आप बताइए कि किसान सड़कों पे महीनों से पड़ा हुआ है, उसका जिक्र नहीं हो रहा। आज इलेक्शन सिर्फ इस बात पे जीता जा रहा है कि मियाँ लोगों को ठीक करना है, और सेकुलर पार्टियां जो हैं वो अपने वजूद को या अपनी पार्टी को बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। मुल्क की फ़िक्र किसी को नहीं है। ये बहुत अफसोसनाक और दर्दनाक मंज़र है जिसका तसव्वुर मैंने कभी नहीं किया था। जो अदीब साहब, मुस्लिम जमातें हैं, कुछ सियासतदान का ये भी कहना है कि एक ख़ास तबके को टारगेट करके आज की सियासत की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं है, बिल्कुल यही है। और सियासत का मकसद क्या है? मोदी साहब जो हैं वो आइकॉन हैं कि ये मियाँ को ठीक करने के लिए इनसे बेहतर कोई आदमी नहीं है। एक ऐसा शख्स जिसने ज़िंदगी में जब भी मुँह खोला है हमेशा झूठ बोला है।
उसका उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। खुद उसके बयानात हैं, उस पे मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें उसने राजीव शुक्ला से ये कहा कि मैं तो हाई स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, और अब कहा जा रहा है कि वो पीएचडी किए हुए हैं, और कौन सी डिग्री उनके पास है। यानी जाहिलों के पास। प्रधानमंत्री अजीब साहब खुद कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो आखिर ये कैसा सबका साथ और सबका विकास है? देखिए, ये मैंने आपसे कहा ना कि उनका हर जुमला झूठ पे मबनी होता है। वो शख्स वो है जिसने ज़िंदगी में जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने भाइयों का नहीं हुआ, अपने ख़ानदान वालों का नहीं हुआ, वो आपका कैसे हो जाएगा? घर आपके अपने रहन सहन से, आपके माहौल से, आपके घर घर से आपकी पहचान होती है। कोई शख्स अपनी माँ से, यानी अपनी माँ से भी जब वो मिलने जाते हैं तो पहले फ़ोटोग्राफ़र भेजे जाते हैं, और ये नहीं पूछा जाता। वो ट्रिपल तलाक का कानून तो पास करते हैं, लेकिन अपनी बीवी को जवानी में छोड़ कर चले गए, उस पर एक आवाज़ नहीं निकालते। तो इन पे एतबार करना सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो हमसे नफ़रत करते हैं, और एक बड़ा तबका हो गया है आज जो सेकुलर हिंदू है, अभी 60-70% इस मुल्क में है। मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है कि उनकी हिफाजत करें, उनके लिए खड़े हों। लेकिन बदनसीबी यह है कि मुसलमान खुद सोया हुआ है, वो खुद मसलकों में और बिरादरियों में बटा हुआ है, और उसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। मोहम्मद अदीब साहब, आपसे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, आज से कुछ ही चंद महीने बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। पिछले 15 सालों में बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी ने भी हुकूमत की, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या लगता है अब इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी जो है उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी ज़मीन तलाश रहे हैं, तो क्या लग रहा है कुछ तस्वीर बदल जाएंगी उत्तर प्रदेश की? असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में मैं बहुत मशकूक हूँ। अगर मैं कुछ बोल दूँ तो जेल जाऊंगा, आप बोलिएगा तो जेल जाइएगा, और जाते हैं लोग। आज़म खां भी 80-90 मुकदमे झेल रहे हैं। ओवैसी साहब, उनके भाई के ऊपर मर्डर का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। ओवैसी साहब के घर को कभी ईडी ने, सीबीआई ने, इंफॉर्मेशन के जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनके यहाँ कोई नहीं जाता है। और ओवैसी साहब का काम ये था, बदरुद्दीन अजमल भी एक पार्टी चलाते हैं, वो आसाम में अपने कौम के, अपने साथियों की, अपने भाई बहनों की और पिछड़ी कौमों की मदद कर रहे हैं। उनसे किसी को शिकायत नहीं। ओवैसी साहब अगर यही शिद्दत के साथ अपने प्रदेश में कर देते तब तो बात समझ में आती थी, लेकिन अपने यहाँ तो वो 15 सीटें लड़ते हैं, और यहाँ यूपी में सुना है कि 100 सीटें लड़ने जा रहे हैं, और यही वो 100 सीटें हैं जो बीजेपी को इख्तिदार में लाएंगी, क्योंकि हर मुस्लिम सीट पर ओवैसी साहब का कैंडिडेट खड़ा होगा, कांग्रेस का खड़ा होगा, मुलायम सिंह का खड़ा होगा, मायावती का खड़ा होगा, नतीश भी 200 सीटें लड़ने आ रहे हैं मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो इसका मतलब यह है कि जो 100 सीटें मुसलमानों की हैं उसका बंटवारा होगा, और 40-35% के करीब जो बीजेपी का वोट है, जो हमसे नफ़रत करता है, जो नफ़रत की बुनियाद पर सरकार चला रहा है, उसका वोट इंटैक्ट है। आदिब साहब, जो आप उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली जी, उनका ये कहना है कि बीजेपी इख्तिदार में आ जाएगी इस डर से कि हम चुनाव लड़ना छोड़ दें, हमारी पार्टी चुनाव ना लड़े इस डर से कि बीजेपी आ जाएगी। क्योंकि अभी उनके कंधे ने जनाजे उठाए नहीं हैं मजलूमों के, उनकी आंखों ने देखा नहीं है कि हमारे इलाके में, मैं आजकल गुड़गांव में रहता हूँ, हरियाणा में कैसे लिंचिंग हो रही है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि मुसलमान के घर में घुस के ये पूछा जा रहा है कि तुमने खाया क्या है, और कत्ल कर दिया जाता है। वो तो ऐसी जगह बैठे हुए हैं MIM वाले जहाँ 90% मुसलमान हैं, और वो खामोश हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं, हम कैसे रह सकते हैं इस मुल्क में जब तक कि हमारे साथ सब साथ ना हो। और हम इसीलिए इस मुल्क में आए थे कि यहाँ सबका साथ होगा। और ये कमज़ोरी इसलिए हुई कि देखिए, ज्यों-ज्यों कांग्रेस कमज़ोर होती गई अपनी हरकतों से, वैसे वैसे बीजेपी बढ़ती चली गई। आज सबसे ज़्यादा टारगेट कौन किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू। अगर जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क
को अगर सेकुलर न बनाते, उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने सेकुलर बना दिया, मुल्क बर्बाद कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो भी हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देते सावरकर के कहने पर या गुरु ग्वारकर के कहने पर, तो क्या ये हिंदू स्टेट बन जाती? आपको पता ही है कि जिन्ना को 38% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। उलमाए कराम ने सख्त मुखालफत करी थी। मौलाना आज़ाद और हिफ्ज़ुर रहमान और हुसैन अहमद मदनी और जितने उलमाए कराम थे, सब ने कहा कि भाई पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और ये हमारी ज़मीन है, 600 साल से हमने इस ज़मीन को अपने खून से और पसीने से सींचा है। वो नहीं गए। अगर हिंदुस्तान ये डिक्लेयर कर देता कि ये हिंदू स्टेट बनेगी, तो आपको मालूम है कि वो 38% मुसलमान जो जिन्ना के साथ नहीं गया, वो अगर मुस्लिम लीग में चला जाता तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं, लखनऊ तक बनता। अदीब साहब, एक सवाल और है। उत्तर प्रदेश की सियासत की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी और तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनका ये कहना है कि इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार और क्राइम बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष के जो विपक्ष के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने से भी डरते हैं? बिल्कुल। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात जो आ गई है वो ये आ गई है कि इस मुल्क में सिर्फ एक लीडर पैदा हुआ, वो ममता बनर्जी थी। वो यानी लीडर तो सभी रहे, लेकिन कांग्रेस को जब ये कहा गया कि ये मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान इसको सपोर्ट करते हैं, तो डर के मारे उन्होंने कह दिया कि भाई राहुल गांधी जो हैं तो ब्राह्मण हैं और शिव भक्त हैं। मुलायम सिंह को जब ये की पार्टी को जब डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अपीजमेंट हो जाए, आपको पिछला इलेक्शन याद होगा अभी जो हुआ था सेंटर का, उनके मुसलमानों में सबसे अहम जो लीडर थे वो आज़म खान थे। मुझे याद है कि हर इलेक्शन में उनको पार्टी हेलीकॉप्टर देती थी और वो हेलीकॉप्टर में जाके अपनी कौम से कहते थे कि भाई समाजवादियों को जिताओ। इस बार उनको साइकिल भी नहीं दी, घर बिठा ले रखा कि अगर आज़म खान निकलेंगे तो पोलराइजेशन हो जाएगा। ये बीजेपी का खौफ था एसपी में, और यही खौफ हर पार्टी में है। ममता बनर्जी का जब इलेक्शन आ रहा था बंगाल का, तो वहाँ भी यही हंगामा हुआ कि ये तो मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, अपीजमेंट करते हैं। उस औरत में ये हिम्मत थी, उसने कहा कि हाँ ये मजलूम कौम है, मैं इसकी मदद करती हूँ और करती रहूँगी, जो करना हो कर लो। नतीजा ये हुआ कि वहाँ कांग्रेस ख़त्म हो गई, लेफ़्ट ख़त्म हो गई, मुसलमानों ने मुश्तरका तौर पर, और ये ख़ुद ओवैसी साहब बैरंग वापस आ गए। क्योंकि मुसलमान सिर्फ यही चाहता है कि कोई उसके लिए खड़ा तो हो, उसके लिए बोले तो, उसके जुल्म के ख़िलाफ़ कुछ आवाज़ तो उठाए। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो हमारे साथ आज डर डर के सहमे हुए, डरे हुए, ये पॉलिटिशियन जो अपने को सेकुलर लीडर कहते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है वहाँ जाके आवाज़ उठाएं। ये बोल नहीं सकते। इनकी हिम्मत यूँ नहीं है क्योंकि इनको निगाह में ये बैठ गया है कि हिंदू जो है वो हमसे भाग जाएगा। इनकी ये समझ में नहीं आता कि हिंदुओं की एक बड़ी तादाद आज भी सेकुलर है, आप उसके वोट की तरफ देखिए। लेकिन इनके दिमागों में ये भर दिया है मीडिया ने और आरएसएस ने कि अगर हमने फला को मुसलमान नवाज करार दिया तो हमारा हिंदू वोट भाग जाएगा। इस खुदफहमी में आज समाजवादी पार्टी है, वो कह रही है कि हम जीत जाएंगे। भाई कहाँ से आप जीत जाएंगे, मुझे ये तो बता दीजिए। तो क्या लग रहा है, आखिरी सवाल अदीब साहब, किसकी सरकार बन सकती है आपके एतबार से उत्तर प्रदेश? आज के माहौल में जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि बीजेपी की सरकार फिर वापस आएगी। अगर सियासी जमातों ने मिल के लड़ाई नहीं लड़ी तो उनको आप रोक नहीं सकते। मैं आपको बिल्कुल सिंपल बात बता देता हूँ, 35% वोट से ज़्यादा आपको वोट लाना पड़ेगा। अब 35% आप लाएंगे कहाँ से? समाजवादी पार्टी के एक लीडर ने मुझसे कहा कि हम 8-9% यादव हैं और 20% के करीब मुसलमान हैं, ये हमारा पूरा वोट। वो गलत फहमी है उनकी। यादवों में एक बड़ी तादाद ऑलरेडी बीजेपी में जा चुकी है। यादवों में बंटवारा है चचा भतीजे में भी। अरे 2% 3% कुछ तो वोट कम कर रहे हैं वो। दूसरी तरफ जो दूसरी बैकवर्ड कम्युनिटियां हैं उसको बीजेपी ने अभी 8 मंत्री बनाए। है ये बनियों की और पंडितों की पार्टी, लेकिन मंत्री बनाए हैं सब जितनी छोटी बिरादरियां हैं उनके। वो जब गाड़ियां ले के निकलेंगे अपने इलाके में तो डेंट मारेंगे उस वोट पर? नहीं मारेंगे। आपके पास
मुलायम सिंह को ज़रूर यह था कि जब बाबरी मस्जिद के बाद मुलायम सिंह खड़े हुए, क्योंकि मुसलमान एहसान फरामोश नहीं है, मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अपना कंधा दिया था मुसलमानों को, और सारा मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, यूपी का ही नहीं, वो मुलायम सिंह को अपना कायद मान बैठा था। लालू प्रसाद यादव ने अडवाणी को गिरफ्तार करके मुसलमानों को एक सुकून दिया था, क्योंकि हर तरफ जहाँ वो जा रहे थे अपनी नफ़रत का बाजा बजाते हुए, वहाँ फसाद हो रहे थे। लालू ने जब गिरफ्तार किया तो एक एक मुसलमान लालू के साथ हुआ। वो हमेशा अपने मोहसिन का ख्याल करता है। आज मुलायम सिंह नहीं है, आज मुलायम सिंह के बजाय उनके बेटे हैं, उनकी अभी मुसलमानों में वो शिनाख्त नहीं है, तो ये मत समझें कि उनको सारा मुसलमान मिल जाएगा। अपर कास्ट बहुत मुश्किल है कि वो इनको साथ आए। अपर कास्ट या तो कांग्रेस में था जो भाग के अब बीजेपी में चला गया, थोड़ा बहुत बचा है वो कांग्रेस के पास है, नहीं 90% बीजेपी में है। तो कहीं से भी कैलकुलेशन आप करिए, मुझे तो नहीं लगता, जब तक कि एक ही तरीक़ा है कि कांग्रेस, अजीत सिंह की पार्टी, अखिलेश की पार्टी, दूसरी पार्टियां, आम आदमी पार्टी या जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, ये मिलकर अखिलेश को चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करें, वो बड़ी पार्टी है, और सब लोग जितनी पार्टियां हैं वो टोकन लड़ाई लड़ें और 45% वोट के ऊपर क्लेम करें, तो 40% वोट अगर आ जाता है तो वो जीत जाएंगे, और मुझे वो शक्ल दिखाई नहीं पड़ रही। तो मेरा जो तजुर्बा है, मैं 50 साल से सियासी गलियारों में रहता हूँ, और मैंने पिछले 3-4 इलेक्शन देखे 14 के बाद। अच्छे लोग जब वोट के बूथ पे गए तो मियाँ की फ़ोटो उनको दिखाई पड़ गई और वो बीजेपी में चले गए। तो ऐसी शक्ल में मुझे तो मायूसी दिखती है। खुदा करे कि इन लोगों की अकल में बात आ जाए और अपनी पार्टी को बचाने के। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।